नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति का 49वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति के सारे अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक एंड स्क्रीन में रहेगा। इसके अलावा अन्य कहानी और उपन्यास का लिंक भी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आइधर या तो आप होम स्क्रीन में प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि सत्य के ससुर के गिर जाने के कारण वो बिस्तर पे बीमार पड़ के बिस्तर पे लग जाते हैं और उन्हें लकवा मार जाता है और सत्य कलकत्ता जाने से मना कर देती है, किंतु नव कुमार उसको बहुत समझाता है, फिर भी वह जाने से मना कर देती है। अब आगे नव कुमार आंखों से अंधकार देखने लगा, अतः समुद्र में गिर पड़ा। सत्य ऐसा गजब संकल्प किए बैठी है, यह तो सपने में भी नहीं सोच सका था, बल्कि उल्टा ही सोचा था कि सत्य कलकत्ता जाने को पांव पर खड़ी है, बस प्रस्ताव करने भर की देर है। लेकिन यह क्या, नव कुमार ने पहले तो उसके इस इरादे को गलत बताकर उड़ा देना चाहा, उसके बाद खुशामद शुरू की। बच्चों का ख्याल करने की नहीं, अपने दफ्तर जाने के समय के खाने पीने की बात कही और आखिरी हथियार के हिसाब से कहा, अगले महीने से स्वर्ण को स्कूल भेजने की कही थी, तुमने उसका क्या सोचा? सत्य ने स्थिर गले से कहा, नहीं होगा, शौक पूरा हो गया। शौक की कहते हो, कर्तव्य क्या शौक से बड़ा नहीं है? सत्य ने दृढ़ता से कहा। नव कुमार फिर खुशामद शुरू की, बार बार समझाने लगा, किसी अच्छे आदमी को ठीक कर दे तो माँ मजी से चला लेगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मैं स्वर्ण को छोड़कर नहीं रह सकता, यह तो बेकार की बात है। छोड़कर नहीं रह सकता ऐसी कोई बात नहीं है, दुनिया में कितने ही कारण से छोड़ना पड़ता है। नव कुमार रुआंसा सा हो गया। पति की, बेटी की एक बार की फिक्र नहीं। बाबूजी तो अभी पागलपन क्यों करते हो, मान लो यह बीमारी मुझे ही होती। तर्क का रास्ता छोड़कर नव कुमार ने और ही उपाय अपनाया। कहा, यदि मेरी लड़कों की अचानक तबीयत खराब हो जाए? सत्य ने कहा, यदि वैसा ही हो, नसीब में वही लिखा हो, तो मैं क्या करूंगी, रोक लूंगी? रोक नहीं लोगी, सेवा तो कर सकोगी। अजीब मुश्किल है, इतना सोचते ही क्यों? अच्छे खासे तंदुरुस्त हो, 3 बाप बेटे मिलकर रहोगे, खाओगे, इसमें चिंता की क्या बात है? और यदि वैसी जरूरत ही पड़ जाए तो ननद जी तो वहाँ है ही। नव कुमार ने इस बार खिजलाकर कहा, तो तुम्हारी ननद जी ही कलकत्ता में बैठी मौज क्यों मनाए? वह आकर अपने मामा की सेवा नहीं कर सकती? सारी जिंदगी तो यहीं बीती। सत्य खींची, बोली, अपनी जिम्मेवारी औरों के कंधे पर लादने का गलत इरादा क्यों? यह काम मेरे करने का है क्या उनका? नव कुमार ने आग बबूला होकर कहा, उसका भी कुछ कम कर्तव्य नहीं है। जिस मामा ने रोटी कपड़ा देकर आज तक पाला। रुको, ऐसी छोटी नीच बातें मत कहो। रोटी कपड़े को कहते हो ना, उसकी कीमत भी वसूल कर ली गई है, और कहीं काम काज करती होती तो अनवस्त्र के अलावा कुछ पूंजी भी जमा हुई होती। सत्य सदा की दो टुक सुनाने वाली है, साफ कहने से नहीं डरती। लेकिन नव कुमार तो अकेला जाने को सोचकर आंखों का अंधेरा देख रहा है, इसलिए फिर भी तर्क से बाज नहीं आता। बोला, एक दिन सास ससुर की शक्ल देखना भी नहीं चाहती थी, अचानक इतनी श्रद्धा भक्ति कहाँ से उमड़ आई? कहा, और कुछ नहीं, दफ्तर के बंधे वक्त की रसोई करते करते जी उब गया है, इसलिए गांव में उस पाबंदी का ना होना अच्छा लग रहा है। डर भी दिखाया, अरे लड़के अब बड़े हो गए, माँ की नज़र से ज़्यादा दिन दूर रहने से अपना स्वभाव चरित्र ना बिगाड़ ले सकते हैं। और भी उल्टा पुल्टा बहुत कुछ कहा, पर सत्यवती अटल रही। लड़कों के स्वभाव बिगड़ने की बात पर बोली, यदि वैसे लड़कों को पाला है तो अपने हाथों खाने में जहर मिलाकर मार डालूंगी और फिर खुद फांसी लगा लूंगी। गरज की नव कुमार को अकेले ही लौटना पड़ा। सुवर्ण बाबूजी बाबूजी करती रास्ते तक दौड़ी आई और रोते रोते लौट गई। नीलांबर बाबू के लिए अब हरदम जीने मरने की समस्या नहीं है, लिहाजा इन दोनों के गर्मा गर्म विवाद का मूल रहस्य को जानने के लिए एलोकेशी घर के बाहर कटल के गिरे हुए पत्तों को साफ करने लगी। लेकिन उम्र का यह हाल कि कान बहरे होकर बैर वसूलने लगे, ठीक ठीक समझने नहीं दे रहे थे। लाचार पूछना पड़ा, अरे नोबा, इतनी कहासुनी काहे के कल ये कर रहा है? सत्य ने जवाब नहीं दिया, सो नहीं जवाब दिया। बोला, बेटा पतोह की निजी बात सुनकर आप क्या करेंगी माँ जी? एलोकेशी ने कमर का फेटा बांध लिया। बोली, अरे तेरे मन के भीतर का हाल जानना बाकी नहीं है? अधमरे ससुर को छोड़कर कलकत्ता जाने के लिए कलह कर रही थी, मैं समझती नहीं हूँ। सत्य ने लगभग हंसकर ही कहा, आप भला क्यों समझेंगी, पूर्णिया हुई, दुनिया में तो कितना कुछ देखा,
देखा बहुत, मगर तुम जैसी दूसरी नहीं देखी, और अपने इस भेड़े सा लड़का भी दूसरा नहीं देखा। माथे चढ़ाकर ले जाएगा ना? सत्य ने धीमे से कहा, नहीं, अकेले ही जाएंगे। एलोकेशी के होठों पर मुस्कुराहट सी झलकी। यूं बहू पाजी चाहे जितनी हो, काम काज में बड़ी चौकस है। जब से आई है एलोकेशी को उधर उलट कर देखना नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा कठिन रोगी यह गृहस्थी, गाय गरु पेड़ पौधे झमेला भी तो कम नहीं है। और इसके सिवा उसकी लड़की पर ममता हुआ ही है। वह चली जाएगी सुनकर हाथ पांव पटकने का जी हो रहा था। नहीं जाएगी, यह सुनकर वह अपनी खुशी न छिपा सकी। उन्होंने सत्य के सामने जोरों से यह घोषणा कर दी कि उसका बेटा सदा का माता पिता का भक्त है। लोगों से कहती फिरने लगी, जाने के लिए तो उछल रही थी, नोबा ने सुना ही नहीं, मुंह पर लात मारकर अकेला ही चला गया। उफ, उसके लिए जो झगड़ी की पूछो मत। सत्य चुपचाप सुनती रही, अपना काम करती रही। सत्य की हम उम्र भी कोई टोले में नहीं है। पहले तो सब शहरी कहकर इसे चिढ़ाती जलती थी, परहेज करती थी, पर जब देखा नव कुमार उसे छोड़कर चला गया और सत्य उन सब की तरह ही जीवन यात्रा में निर्मूल चल रही है, तो साहस करके वे सब अपनत्व दिखाने आई। वे सब भी निरी नन्ही नन्ही सी तो थी नहीं कि किसी के दो एक दामाद भी हो चुके हैं, और किसी किसी के तो नाती नतनी हैं। सत्य को ज़्यादा उम्र में बाल बच्चा हुआ, वह भी पहली संतान रही नहीं। दूसरा और तीसरा लड़का गोदी की। इस लड़की का शादी ब्याह कब होगा क्या पता। इसी से सत्य के जीवन में परिणति नहीं आई है। वह सब इसलिए परिणत बुद्धि से कहती हैं, बाप रे, खूंखार सास हमने बहुत देखी, मगर तुम्हारी सास जैसी सास नहीं। उफ, क्या बदजबान बोलती है। सत्य बोली, बुढ़ापे में लोग ऐसा ही बोलते हैं, हम भी तो बूढ़ी होंगी तो ऐसा ही बोलेंगी। उन पर नाराज होने से लाभ। और कुछ दिनों में घमंडी कहकर वे सब सत्य से दूर हो गई। धीरे धीरे महीना बीता, और महीना बीतते बीतते बरस। नीलांबर एक ही स्थिति में है, न जिंदा न मरा, और उनके साथ और भी एक जन कर्तव्य के नाते जीवन मृत होकर पड़ी है। नव कुमार बीच बीच में छुट्टी छपाटी पे आता है, लड़के भी आते हैं, लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं रह गया कि नीलांबर के जीते जी सत्य को ले जाया जा सकेगा। नव कुमार ने राय दी, भूत लगा है उसे, भूत। रात बिरात पिछवाड़े के दरवाजे का जाना बेलगाछ है, खटल है। सच ही तो, भूत लगे बिना कि कोई अपना सिर ऐसे खा सकता है, अपने पैरों कुल्हाड़ी मार सकता है। भूत वाली बात शायद ठीक है। जो सत्य बेटी को स्कूल में दाखिल करने के लिए वह 5 साल की हो जाए और एक एक करके दिन गिना करती थी, अचानक ऐसे निर्विकार। कर्तव्य बोध के बंधन को तोड़कर यहाँ से भाग जाने की इच्छा क्या सत्यवती को ही नहीं होती थी? पर दोनों कुल बचाकर चलने की सोचती थी। वह सोचा खुद ही पढ़ा पढ़ाकर स्वर्ण को दर्जा 2 के लायक कर लेगी, लेकिन एलोकेशी ने यह मंसूबा बिगाड़ देने को कमर कस ली। जहाँ देखा कि सत्य उसे पढ़ाने बैठी है कि उनके बदन में आग लग जाती, किसी न किसी बहाने पुकार कर उसे उठाकर ही रहती। स्वर्ण कभी सलेट लिए बैठी तो फेंक हटा ही से कहकर बेचारी के नाक में दम कर देती, और चालाकी चलने लगी। स्वर्ण पढ़ने बैठी कि बोली, सुबन्ना, तेरे दादाजी तुझे बुला रहे हैं। स्वर्ण माँ की तरफ ताकती, और माँ आग की चिंगारी दबाकर देखती। जाओ देखो क्या कह रहे हैं। लेकिन गई तो फिर घंटों क्यों लौटी। एलोकेशी आने ही न देती, उसे दादाजी का बदन सहलाने को बिठा देती। पोती को यह समझाने की कोशिश करती कि स्त्रियों के लिए पढ़ना लिखना कितना बुरा काम है। इससे भी न चलता तो दोपहर भर उसे लेकर मोहल्ले में घूमने चली जाती। कभी कभी सत्य कहती, आप ससुर जी को छोड़कर चली जाती हैं और मैं धंधे में लगी रहती हूँ, वे अकेले पड़े रहते हैं। एलोकेशी अपना अप्रतिभ होना ढकने को खींचती। रहेंगे नहीं तो क्या कहेंगे, कहावत है ना, नित्य नहीं को देव कौन, नित रोगी को देखे कौन। फिर उस आदमी के पास बैठना, जबान लड़खड़ाती है, रात दिन मुँह से लार टपकती है। बात क्या करो, सेवा क्या की जाए। मुझे तो रुचि ही नहीं है, जन्म भर तो जलाया है, अब पड़े पड़े भी जला रहे हैं। कहाँ जो यहाँ हमेशा घेरे रही, वह आकर सेवा नहीं कर पाती। सत्य कभी शर्म से चुप हो जाती, कभी धीमे से पूछती, सेवा करने आए तो आप घर में घुसने देंगी? एलोकेशी गरज उठी, घुसने? घर में झाड़ू नहीं है, हंसिया है, इस बुढ़े की नज़रों के सामने ही झाड़ू मारकर जहर नहीं उतार दूंगी। अंग ही अवश्य हुए हैं, आंखें तो हैं, पिट पिट करके देखेंगे। सत्य और कुछ नहीं बोली और कोई जवाब भी नहीं दिया। ओट में सत्य स्वर्ण को पढ़ने के लिए डांटती। स्वर्ण कभी रोती, कभी छूटते ही जवाब देती, मैं क्या करूं, दादी जी जो बुला लेती हैं, पढ़ने पर गाली देती हैं, ऐसी गुस्सेल हैं कि। सत्य दिन दिन अनुभव करने लगी, दादी की और ही बेटी का झुकाव है, उन्हीं से हिल रही है, लेकिन स्वर्ण का ही क्या कसूर। प्रलोभन की सारी चीज़ें तो दादी के ही पास है। उनके साथ टोला घूमना, उनके साथ मंदिर में जाकर बैठना, खाने का यह वह, और उन्हीं के पास दुनिया भर के किस्से, रूप कथा ही नहीं, ऐसी ऐसी गप्पे भी। एलोकेशी कहती, तेरी माँ की क्या ख्वाहिश है पता है, कलकत्ता जाकर मेम के स्कूल में पढ़ा लिखा कर तुझसे नौकरी कराएगी।
तेरा ब्याह नहीं कराएगी, गहने कपड़े नहीं देगी, सिर्फ बिगड़ा करेगी और पढ़ाएगी। मेरे पास रहेगी तो तेरे लिए लाल टुक टुक दूल्हा ला दूंगी, इतने इतने गहने दूंगी, लाल रंग की बनारसी साड़ी दूंगी, ब्याह में धूमधाम कितनी करूंगी। उत्सुकता से अधीर बच्ची दादी से सटकर पूछती, कौन सा गहना दोगी दादी? माथे में मुकुट, गले में 7 लड़ी का हार, दानों की माला, बाजूबंद, तावीज, कंगन, बाला, पाजेब। सुवर्ण पिघल कर बोली, और जुड़े में फूल नहीं दोगी दादी? उस पर चाची जी जैसा? वह भी दूंगी। माथे में फूल, खानों में झुमका। अब बता, मेरे साथ रहेगी या माँ के साथ कलकत्ता जाएगी? कहना ना होगा, स्वर्ण छूटते ही कहती, तुम्हारे ही पास रहूंगी। और तेरी माँ रहने देगी? पीट पीट कर ना ले जाएगी? ना, नहीं जाऊंगी मैं, ऐसा रहूंगी कि आसमान फट जाएगा। एलोकेशी खिलकर बोली, वह तो तू कर सकेगी, आखिर माँ ही की तो बेटी है। माँ जैसी कुकर वैसी ही तू। काम तिल तिल बनता रहा। दिन दिन चंद्रमा राहुग्रस्त होता रहा, और फिर माँ को नितांत अपनी देखने का मौका ही कहाँ मिला। स्वर्ण को निरी नन्ही थी तो फुआ के पास, उसके बाद सत्य की उदासीनता से बाप के पास। बाप ने जाते वक्त कहा, तेरी माँ ने तुझे मेरे साथ नहीं जाने दिया। माँ के माने पढ़ना, जिसे पढ़ने लिखने को दादी देख नहीं सकती। स्वर्ण को बीज जो मीठा नहीं लगता, फलस्वरूप माँ से जरा वैरभाव हो आया, और परिपूरक के रूप में दादी से बंधुभाव। सत्य इस विनाश के रूप को देख पा रही थी। पीड़ा से प्रायः रात को उसे नींद नहीं आती। बीच बीच में मन में यह प्रश्न उठता, मैंने क्या गलती की है? उस समय नव कुमार के प्रस्ताव पर ही राजी हो जाना चाहिए था, लेकिन किसे पता था कि मौत की इस कुटिलता से सत्य के साथ व्यंग करेगी? कौन जानता था? अनुभूतिहीन एक मांसपिंड भी हरगिज धरती की माटी को नहीं छोड़ेगा। फिर सोचती, चीची क्या सोच रही हूँ, ऐसा सोचने में प्रायश्चित की जरूरत है। आखिर सत्य एक सिद्धांत पर पहुंची। उसी सिद्धांत के नाते उसने नव कुमार को खत लिखा, तुम 2-1 दिन की छुट्टी लेकर घर आ जाओ और आकर स्वर्ण को साथ ले जाओ। वहाँ स्कूल में उसका नाम लिखा देना। मैं जब तक नहीं आती वह ननद जी के पास रहेगी। मैं इस तरह से उसका इहकाल परकाल नहीं नष्ट होने दे सकती। ननद जी के पास ठीक ही रहेगी। सच पूछो तो स्वर्ण तो उन्हीं की है। नव कुमार को यही पहली बार चिट्ठी लिखी। इससे पहले जो भी लिखा या लिखती सब लड़कों को। पहला पत्र, लेकिन प्रेम पत्र नहीं। नव कुमार चिट्ठी लेकर सौदामणि के पास गया और सत्य की अकल पर खूब गाल बजाया। सौदा ने ही उसे रोका। बोला, बहू ने गलत क्या कहा? एक तरफ जंड की जीवंत रोगी, एक और गृहस्थी, और एक तरफ वह शरीर लड़की, ऊपर से मामी जी के शहद से वचन तो हैं ही। कैसे पार पाए? नहीं, 1.5 साल हो गया ना, तू जाकर उसे लिवा, मैं रखूंगी। उसे पढ़ाने के लिए मरती थी बेचारी बहू। नव कुमार की जबान पर आ गया, इससे तो 2 दिन के लिए तुम ही जाओ ना, वह आ जाए। मुकुंद बाबू सामने बैठे थे। अब सौदा इन्हीं की जबान की घरनी है, कुछ मामा के यहाँ पड़ी रहने वाली अभागिनी भांजी नहीं। सो गर्दन झुकाकर बोली, खैर जाऊंगी, लेकिन ना दिखने वाले देवता शायद उस समय अलग से मौजूद थे, इसलिए। आखिर विधाता के कौतुक के सिवाय और क्या। इतने दिनों से मांस का जो लुथड़ा परमायु खत्म न होने की वजह से धरती की थोड़ी सी जगह छेके का कर्ज अदा कर रहा था, उस लोथड़े ने एकाएक ऐसी एक घड़ी में अपनी बहुत वर्षों की दखल हुई जमीन को छोड़कर राह ली। और घड़ी की एक चरम घड़ी थी। बहुत बहुत घास फूस जलाकर, बहुत बहुत निंदा सहकर, एलोकेशी के गाली शराब सहकर जब सत्यवती किसी प्रकार से स्वर्ण को नवकुमार के साथ घर से बाहर निकाल सकी और शुद्ध क्रुब्ध मौन नवकुमार ने मन ही मन प्रतिज्ञा करते हुए कदम बढ़ाया कि स्वर्ण को लेकर माया ममताहीन संगदिल माँ का नाम भुलाकर ही छोड़ेगा, ठीक उसी वक्त विधाता ने वे हंसी हंसी। उस हंसी के फलस्वरूप सहसा अपनी चीख से आसमान को फाड़ती हुई एलोकेशी घर में आकर आंगन में पछाड़ खाकर गिर गई। उस विकट चित्कार में तो बातों को हृदयंगम करना कठिन था, लेकिन यदि संभव होता तो सुना जाता कि एलोकेशी तुरंत दम तोड़ने वाले पति को लक्ष्य करके कह रही थी, अजी हाथों लेकर मार डाला तुम्हें, बेटा और बेटे की बहू ने तुम्हें मार डाला। सत्यवती और नवकुमार को अंत तक कलंकी उठाना पड़ा। उन्होंने नीलांबर को मार डाला। आसमान सिर पर उठाती हुई एलोकेशी सबको समझाने लगी। यह नतनी उनके प्राणों से प्यारी थी। पति पत्नी ने राय करके उसे खींचते घसीटते हुए घर से निकाल दिया। भला इस पर आदमी जी सकता है? जैसे ही उसे निकाल कर ले गए, छटपटाकर प्राण पखेड़े उड़ गए। उड़े नहीं, इतनी बड़ी चोट भी यह कलेजा सह सकता है? रोग से जंजर पिंजरा जी के कष्ट से चूर चूर हो गया। जिसने सुना उसी ने शहरी बेटा पतोह की हृदयहीनता पर दूर छी किया। किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि जी कैसा करने का, जी के नीलांबर का था कहाँ? बोधहीन, अनुभूतिहीन, जो एक जड़ मांसपिंड सा दिनों से परमायु समाप्त होने की प्रतीक्षा में पड़ा था, उस आदमी के प्राण पंछी की खबर एलोकेशी ने किस उपाय से पाई? नव कुमार ने जब आकर बाबूजी बाबूजी कहकर पुकारा तो चेतना का जरा सा भी स्मरण उस मांसपिंड से में नहीं था।
पर यह सवाल किसी ने नहीं उठाया। सत्य की संगदिली ही प्रधान हो उठी। सो जो हो, निंदा तो सत्यवती की सहचरी है, समस्या दूसरी थी, और वो समस्या आई बाद में। बाप का क्रियाक्रम तो नवकुमार ने अपनी शक्ति से बाहर ही किया। सत्य से कहे, खुद ना चाहते हुए भी उसे बहुत खर्च करना पड़ा। पंडित विदाई, 100 ब्राह्मणों का जूता छाता दान, बहुत बहुत विधान निकाला था सत्य ने। मामा के श्राद्ध की धूम में सौदा भी आई। अकेली नहीं, स्वामी और 2 बेटों के साथ आई थी। राग ढकी आग जैसा सौदा का नसीब देखकर सब दंग रह गई। इसके अलावा निताई और निताई की स्त्री भी इसी उपलक्ष्य में गांव से एक बार घुमाए। यहाँ तक तो सब ठीक ही रहा। मुसीबत आई जाते वक्त। अब तो सत्यवती के यहाँ रहने का कोई कारण नहीं रहा, लिहाजा वह जाएगी ही। लेकिन एलोकेशी के अकेले रहने का सवाल भी कोई ऐसा वैसा नहीं। सत्यवती ने प्रस्ताव किया, अब की सास जी को साथ ले चलते हैं। इस प्रस्ताव को सुनकर सौदामिनी ने आड़ में कहा, अरे ओ अकल की मारी दुश्मन, ले जाने का मतलब सदा के लिए ले जाना है, यानी अपने संसार में बैर की लकड़ी को आग जला देना। इतने दिनों तक तो अपने हाड़ मास की गत करती रही, पति पुत का बुरा हाल किया, इसका इनाम क्या मिला? बदनामी। अब सास को माथे पर चढ़ाकर ले जा और तेरे कलेजे पर भात हाड़ी चढ़ाए। सौदा ने ये कहा था। लेकिन नव कुमार को मानो मुट्ठी चांद मिले। माँ की अगर ऐसी सुव्यवस्था हो जाए तो फिर चिंता क्या। सत्य को सच्ची सूझबूझ है, साहस भी। लेकिन एलोकेशी ने इस सुव्यवस्था का कान नहीं दिया। उन्होंने बाप के मरते न मरते घर की दिया बत्ती बंद कराने के इस प्रस्ताव पर बेटे को धिक्कारा। दिया बत्ती, उसके लिए अपने किसी को कह दे एलोकेशी के लिए चुल्लू भर पानी में जाना है। जिन्हें देखकर उन्हें जहर उबाल आता है, उन्हीं की शरण लेगी। और सदा को अपने स्थान पर छोड़कर इस बुढ़ापे में शहरी बहू की सुख सुविधा के लिए पिंजरे में घुट घुट कर मरने जाएगी।